हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जेआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच सके। पिछली क्लास के अंदर अपन ने जाना था इमीडिएट केयर इन न्यूबॉर्न बेबी। टोटल 6 टाइप्स की इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी होती है बेबी को आफ्टर डिलीवरी। फर्स्ट वन इज द परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस, सेकेंड वन इज परफॉर्म एपगार, third one is the perform umbilical cord cutting, fourth one is the dry and clean the baby and wrap in the cloth या blanket, fifth one अपन ने जाना था identification band, sixth one अपन ने जाना था fifth one identification band and last one is the provide vitamin K injection and eye medicine within 1 hour after birth। पिछली क्लास के अंदर अपन ने फर्स्ट 2 इमीडिएट केयर के बारे में कंप्लीट जान लिया था। फर्स्ट वन अपन ने जाना था परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस के बारे में, सेकेंड वन अपन ने कंप्लीट जान लिया था परफॉर्म एपगार स्कोर के बारे में। बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पुट अप हो चुका है प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी किसी न किसी एग्जाम में, जीएनएम के एग्जाम में, पोस्ट बीएससी के एग्जाम में या बीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन है पुटअप हो सकता है। तो वीडियो को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। तो अपन आज के टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। थर्ड वन अपन फर्स्ट वन 2 चीजों के बारे में अपन ने जान लिया था, एयरवे क्लियरेंस एंड एपगार स्कोर के बारे में। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्म एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। परफॉर्म एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। फर्स्टली अपन जान लेते हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको अन्य या तो बर्थ कॉर्ड के नाम से या फ्यूनिस नाम के नाम से भी जाना जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस और बर्थ कॉर्ड। एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह पूछा भी जा चुका है। 1 लाइनर क्वेश्चन में एमसीक्यू जो आते हैं 10 मार्क्स से इन एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार अम्बिलिकल कॉर्ड अनदर विच नेम नोन एज। तो उसका क्या याद ऑप्शन में क्या था, फ्यूनिस था, नोट एज। बर्थ कोड ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ओनली एंड ओनली क्या था, फ्यूनिस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्यूनिस होगा। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है। नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है यह कंटेन करती है 3 ब्लड वेसल्स को। कितनी ब्लड वेसल्स को, 3 ब्लड वेसल्स को। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 3 ब्लड वेसल्स। 3 ब्लड वेसल्स के अंदर 2 तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन। 2 अम्बिलिकल आर्टरी and 1 is the umbilical vein। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है इसका फंक्शन क्या होता है, कैरी द ब्लड फ्रॉम द
फीटस टू प्लेसेंटा। कैरी करेगी ब्लड को कहां से, फीटस से, और कहां पे ट्रांसफर करेगी, प्लेसेंटा को। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैरी द ब्लड, carry the blood from placenta, from fetus to placenta। कौन से टाइप का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट वन, यदि बात करके चलें एम्बलाइकल वेन की, तो एम्बलाइकल वेन के अंदर कौन से टाइप का ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह कैरी करती है ब्लड को कहां से, प्लेसेंटा से, ट्रांसफर करती है किसके अंदर, फीटस के अंदर। कैरी द ब्लड, कैरी द ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करके रखती है एम्बलाइकल वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट वन, जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है बिफोर 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। कितने मंथ से, 4 months ऑफ प्रेगनेंसी कंटेन 4 ब्लड वेसल्स। 4 महीने की प्रेगनेंसी से पहले जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वे कंटेन करके रखती है 4 ब्लड वेसल्स को। कितने ब्लड वेसल्स को, 4 ब्लड वेसल्स को। उसके अंदर 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती हैं, वे 2 अम्बलाइकल वेन होती हैं। बट क्या होता है, एट द 4th month ऑफ प्रेगनेंसी, जब 4th मंथ चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो 1 अम्बलाइकल वेन डिसअपेयर हो जाती है। कौन से वाली, राइट अम्बलाइकल वेन डिसअपेयर हो जाएगी और लेफ्ट बच जाएगी, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, बिफोर before 4 months of pregnancy, umbilical cord contain 4 blood vessels. But at the 4th month of pregnancy, umbilical vein is disappear। यदि बात करके चलें 4 मंथ पर 4 जो ब्लड वेसल्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, 2 अम्बलाइकल वेन and 2 umbilical artery। यदि बात करके चलें जो अम्बलाइकल वेन होती है वे कंटेन करके रखती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और अम्बलाइकल आर्टरी कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बिफोर 4 मंथ, कितने महीने से प्रेगनेंसी पहले, 4 मंथ की प्रेगनेंसी से पहले 4 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है एम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर। बट एट द 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे क्या हो जाती है, जो राइट
अम्बलाइकल वेन होती है वह डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। और जो रिमेनिंग बच जाती है, लेफ्ट बच जाती है, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन विल बी रिमेनिंग इन द अम्बलाइकल कॉर्ड। लेफ्ट अम्बलाइकल वेन रिमेनिंग, ये अपन ने जाना कि कौन से वेन डिसअपियर होती है, तो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन क्या हो जाती है? डिसअपियर, सॉरी, राइट अम्बलाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है और लेफ्ट अम्बलाइकल वेन क्या रह जाती है? रिमेनिंग रह जाती है। नेक्स्ट वन जान लेते हैं शॉर्टली, वार्टन जेली। वार्टन जेली, वार्टन जेली क्या होता है? इट इज ए जेलेटेनियस लाइक सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा भाई? जेली लाइक सब्सटेंस। इट इज ए जेलेटेनियस लाइक सब्सटेंस या जेली लाइक बोल सकते हैं। कैसा भाई? जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन अम्बलाइकल कॉर्ड। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, जो वार्टन जेली होता है यह विट्रस ह्यूमर ऑफ आई के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कहां पर? विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। इट इज प्रेजेंट इन द विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। नेक्स्ट वन, जो वार्टन जेली होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं स्टेम सेल्स, इन विच प्रेजेंट स्टेम सेल्स। नेक्स्ट वन, यदि फंक्शन की बात कर ली जाए तो वार्टन जेली होती है, इसका फंक्शन है क्या होता है? तो फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, वार्टन जेली provide the protection and insulate the blood vessels। क्या होगा? जो वार्टन जेली होगी यह प्रोवाइड करवाएगी प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट? किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करवाएगी अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट वन यदि बात कर ले जाए और क्या करेगी, क्या फंक्शन होगा? इंसुलेट, हीट प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? हीट प्रोवाइड करेगी। जो अम्बलाइकल ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या प्रोवाइड कराएगी? हीट। इंसुलेट मीन्स क्या होता है? हीट प्रोवाइड टू द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। अम्बलाइकल कॉर्ड कट
आफ्टर स्टॉपेज ऑफ द पल्सेशन। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको कट कब करना चाहिए? आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन। जो पल्सेशन होती है पहले उसको फील करके देख लेना चाहिए। यदि पल्सेशन क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, तो क्या कर देना चाहिए? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड कट, अम्बिलिकल कॉर्ड कट after stoppage the pulsation। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है कंटेन करके रखती हैं 80 to 100 ml ऑफ ब्लड। बिकॉज blood vessels contain 80 to 100 ml of blood। Next one, the blood transfer to the newborn baby and prevent from physiological anemia। क्या करना है? सबसे पहले अपन ने जाना जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट करना है कब? जब क्या हो जाए? स्टॉपेज हो जाए पल्सेशन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वे कंटेन करके रखती है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है कंटेन करके रखती हैं 80 to 100 ml ऑफ ब्लड। यदि अपन ने क्या कर दिया? पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया तो क्या हो सकता है? 80 to 100 ml जो ब्लड है वो वेस्ट चला जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि जब तक पल्सेशन स्टॉप ना हो तब तक क्या करना? वेट करना है और पल्सेशन स्टॉप होने के बाद कट कर देना है। तो क्या होगा? वह 80 to 100 ml ब्लड किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। किसके अंदर भाई? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। और न्यूबॉर्न बेबी को प्रिवेंट करेगा किससे? फिजियोलॉजिकल एनीमिया से। नेक्स्ट वन जान लेते हैं। यदि एक टाइम पीरियड की बात कर ली जाए, कितने टाइम के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना चाहिए? तो umbilical cord cutting, umbilical cord cutting within 5 minutes after birth। बच्चे के जन्म के 5 मिनट के अंदर ही क्या कर देना चाहिए? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। फर्स्टली अपन ने जाना किसके अनुसार? जब तक पल्सेशन है ब्लड वेसल की वह स्टॉप नहीं हो जाती तब तक क्या करना है? वेट करना है। क्योंकि क्या हो है जो ब्लड वेसल्स होती है 80 to 100 ml ब्लड कंटेन करते हुए किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है। और किसे प्रिवेंट करेगा? फिजियोलॉजिकल एनीमिया की कंडीशन होने से प्रिवेंट करेगा बेबी के अंदर है। यदि टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो विद इन 5 मिनट्स। इसके अंदर भी जान लिया जाए तो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स के अंदर। कितने टाइम्स के अंदर है? 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स। नेक्स्ट वन है, यदि बात कर ली जाए प्रोसीजर की तो साइट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। कौन सी साइट से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं? साइट ऑफ umbilical cord cutting।
अम्बिलाइकल कॉर्ड को कौन सी साइड से कट किया जाता है, तो जान लेते हैं। ये क्या है, बेबी, ये है प्लेसेंटा, बेबी प्लेसेंटा, दिस इज अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लैंप को अप्लाई करना है। अप्लाई द क्लैंप, अप्लाई द फर्स्ट क्लैंप, फर्स्ट क्लैंप 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेबी साइड। क्या करना है, पहला क्लैंप अप्लाई करना है बेबी की साइड से 5 सेंटीमीटर अवे। तो अपन ने क्या कर दिया, यह होगी 5 सेंटीमीटर। अपन ने फर्स्ट क्लैंप को अप्लाई कर दिया, किसकी साइड से, बेबी की साइड से। नेक्स्ट वन जान लेते हैं क्या होगा। सेकंड क्लैंप भी अपन को क्या करके चलना है, अप्लाई करना है। कहां पर अप्लाई करेंगे, देन सेकंड clamp will be applied 2.5 centimeter away from the first clamp। जो पहला क्लैंप अप्लाई किया है 5 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो सेकंड क्लैंप को अप्लाई करके चलना है जो 5 सेंटीमीटर है, इससे 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 2.5 सेंटीमीटर। क्या कर दिया अपन ने, 2 क्लैंप्स को अप्लाई कर दिया। फर्स्ट वन कहां किया, बेबी की साइड से 5 सेंटीमीटर अवे। सेकंड वन कहां किया, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट क्लैंप पे। तो दोनों क्लैंप पे अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होगी उसको कट कौन सी साइड से करना है। कट द अम्बिलाइकल कॉर्ड, कट द अम्बिलाइकल कॉर्ड between first clamp and second clamp। जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होगी उसको कट करना है जो फर्स्ट क्लैंप और सेकंड क्लैंप है इसके बीच से, किसके बीच से। तो अपन ने ये इसका मिड पॉइंट मान लिया और यहां से क्या करना है, अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट कर देना है। क्या कर देना है, कट कर देना है। कट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा अम्बिलाइकल कॉर्ड का, उसे क्या बोलते हैं, तो जान लेते हैं। After cutting the umbilical cord, after cutting the umbilical cord, remaining part is approximately 6.25 सेंटीमीटर।
लगभग 6.25 सेंटीमीटर क्या रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। यदि बात कर ली जाए तो पहले अपन ने जाना था फर्स्ट क्लैंप कहाँ अप्लाई किया था, 5 सेंटीमीटर अवे। सेकंड कहाँ किया, अवे 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट क्लैंप पे, और दोनों के बीच से क्या किया था, कट किया था अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो अप्रोक्सीमेटली बात कर ली जाए तो कितना रह गया, 6.25 क्या रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, अर्ली कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर अर्ली कटिंग करना होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को। अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। फर्स्ट वन, प्री टर्म बेबी। कौन सी कंडीशन है, यदि बेबी का जन्म 37 वीक से पहले हुआ है तो उसके अंदर क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना है बिफोर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन एंड बिफोर 2 to 3 मिनट्स। प्री टर्म डिलीवरी या बेबी। ऐसा क्यों करना है, प्री टर्म के अंदर अर्ली कटिंग क्यों कर देनी है अम्बिलिकल कॉर्ड की, क्योंकि बेबी को अपने प्रिवेंट करके चलना है हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन से। कौन सी कंडीशन से, हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन से। प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम hypervolemia condition। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए सेकंड, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड को अर्ली कट किया जाता है, तो मल्टीपल जेस्टेशन। यदि क्या है, मल्टीपल जेस्टेशन या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस बेबी है यूट्रस के अंदर है, तो उसके अंदर भी क्या कर देना है, अर्ली कटिंग कर देनी है अम्बिलिकल कॉर्ड की। वेट नहीं करना अपन को किस चीज का, पल्सेशन स्टॉपेज होने का। सेकेंड वन, यदि बात कर ली जाए मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन। इस कंडीशन के अंदर क्यों नहीं वेट नहीं करते स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन होने का, क्योंकि क्या करना है, आप उनको जो सेकंड बेबी है उसको प्रिवेंट करना है फिजियोलॉजिकल एनीमिया की कंडीशन से। टू प्रिवेंट द second baby from physiological anemia। नेक्स्ट वन, यदि बात करके चलें थर्ड वन कंडीशन के अंदर क्या करना है, यदि HIV इन्फेक्टेड मदर है तो उसके अंदर भी अर्ली कटिंग कर देनी है अम्बिलिकल कॉर्ड की। इन थर्ड वन यदि बात की जाए HIV इन्फेक्टेड मदर, इस कंडीशन के अंदर क्यों करना है, क्योंकि अपन को प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से कि वह ट्रांसफर ना हो जाए मदर टू बेबी। यदि इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उस टाइप के ट्रांसमिशन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। कौन सा ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ
HIV infection in the mother, in the baby, किसके अंदर ट्रांसमिट होने से, बेबी के अंदर ट्रांसमिट होने से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। इसी कंडीशन में क्या कर देना है, अर्ली कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप क्या होता है, आफ्टर कटिंग द umbilical cord stump, after cutting the umbilical cord, after cutting the umbilical cord, remaining part is also known as umbilical cord stump, umbilical cord स्टंप। क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के बाद जो 6.25 सेंटीमीटर जो पार्ट रिमेनिंग रह जाता है उसी को क्या बोला जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, क्लीन अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। क्लीन अम्बिलिकल cord stump by the help of a spit। किसकी हेल्प से क्लीन करना है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप रिमेनिंग रह जाता है उसको किसकी हेल्प से क्लीन करके रखना है, स्टंप स्प्रिट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्प्रिट की हेल्प से। यदि स्प्रिट के अंदर जान लिया जाए तो कौन से टाइप का एल्कोहल प्रेजेंट होता है और कितने परसेंटेज होता है, तो स्प्रिट के अंदर प्रेजेंट होता है 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए तो क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप है उसको कैसा रखना है, ड्राई रखना है। कीप द अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप इज ड्राई। यदि अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप ड्राई ना होकर कैसा हो, मॉइस्ट हो, तो उसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस इजिली ग्रो ऑफ इन्फेक्शन है, उसके अंदर आसानी से जो इन्फेक्शन होगा वो ग्रो कर सकता है। तो इसी से प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप है उसको ड्राई रखना चाहिए। इफ umbilical cord stump is moist, then easily grow the infection
क्या हो सकता है, इजिली ग्रो हो सकता है। इन्फेक्शन यदि कैसा है, मॉइस्ट है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है एम्बलाइकल कॉर्ड का, उसी को क्या बोलते हैं, एम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प। तो उसकी शेडिंग वह डिसअपीयर कितने टाइम बाद हो जाता है। एम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प, एम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प disappear within 7 days। कितने दिन के अंदर है, 7 दिन के अंदर है, क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प पे। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, यदि अम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ओम्फेलाइटिस। क्या बोला जाएगा, ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस किसको बोला जाएगा, इन्फेक्शन इन द अम्बलाइकल कॉर्ड, इन्फेक्शन इन द umbilical cord stump। नेक्स्ट वन बात कर ली जाए फ्यूनिसाइटिस। फ्यूनिसाइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द अम्बलाइकल कॉर्ड। किसके अंदर है, अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर है, क्या होना, इन्फ्लामेशन होना बिफोर अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग करने से पहले यदि क्या है, अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर है इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, किसके अंदर है, अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्यूनिसाइटिस। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट इन द umbilical cord connective tissue before cutting the umbilical cord। एम्बलाइकल कॉर्ड को कट करने से पहले यदि एम्बलाइकल कॉर्ड कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उसको क्या बोला जाता है, फ्यूनिसाइटिस। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं कि 5C टेक्निक्स का यूज करना चाहिए जब अपन क्या कर रहे हो, एम्बलाइकल कॉर्ड को कट कर रहे हो। 5C टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी, 5C टेक्निक्स। 5C टेक्निक्स, फर्स्ट वन, क्लीन द हैंड। क्या करना है, सबसे पहले हैंड को क्लीन करना है, क्लीन द हैंड। सेकेंड वन, क्लीन सरफेस। सरफेस भी कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट वन बात कर ली जाए, क्लीन ब्लेड। ब्लेड कैसा यूज करना है, क्लीन ब्लेड का यूज करना है, क्लीन ब्लेड। नेक्स्ट वन, क्लीन थ्रेड। जो धागा अपन यूज करेंगे, थ्रेड यूज करेंगे, वो भी कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्लीन क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ या फिर क्लीन टेक्निक। कितनी सी
यूज करनी चाहिए कौन सी 5C टेक्निक अपन को यूज करके चलना है। फर्स्ट वन तो क्या होना चाहिए, क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन ब्लेड यूज करना है, क्लीन थ्रेड यूज करना है, क्लीन क्लॉथ यूज करना है और क्लीन टेक्निक भी अपन बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन अपन ये कंप्लीट होता है परफॉर्म अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या करना है, यू टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द इन्फेक्शन। अगर अपन इन सभी चीजों का यूज करते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से। यूज टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए 5C टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं फोर्थ इमीडिएटली केयर। कौन सी होगी, ड्राई एंड क्लीन द बेबी एंड रैप इन द ब्लैंकेट। ड्राई and clean the baby and wrap in the cloth या फिर ब्लैंकेट। क्या करना है, बेबी को ड्राई करना है, क्लीन करना है और उसके बाद बेबी को रैप कर देना है किसी क्लॉथ के अंदर या ब्लैंकेट के अंदर। तो जान लेते हैं कैसे क्या प्रोसीजर है परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस थर्मोजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये प्रोडक्शन ऑफ हीट की प्रोडक्शन होना, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थर्मोजेनेसिस। प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट इन न्यूबॉर्न बेबी, इन न्यूबॉर्न बेबी non-shivering thermogenesis take place। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर शिवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि क्या कर दिया, बेबी को अपन ने ड्राई कर दिया है, क्लीन कर दिया और किसके अंदर है, क्लॉथ के अंदर है, रैप करके रखा है, तो उसके अंदर शिवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। बेबी के अंदर है जो हीट का प्रोडक्शन होगा वह कैसे होगा, नॉन शिवरिंग। कैसा होगा, नॉन शिवरिंग। नेक्स्ट वन जान लेते हैं जो हीट को प्रोडक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज या ब्राउन फैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर या तो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज या ब्राउन फैट बोल सकते हैं, वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए हीट का। ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यूज, adipose tissue, a brown fat is responsible for production of heat। नेक्स्ट वन जान लेते हैं जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं या ब्राउन फैट होता है वह कितना पाया जाता है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी के अंदर है। 4% ऑफ टोटल बॉडी फैट
present in the newborn baby. जो टोटल बॉडी फैट होगा, बॉडी के अंदर जितना फैट होगा उसका 4% अकेला कौन सा फैट पाया जाता है? ब्राउन फैट पाया जाता है। कौन सा फैट भाई? ब्राउन फैट। नेक्स्ट वन अपन साइट देख लेते हैं, कौन कौन सी जगह पे या साइट पे जो ब्राउन फैट है प्रेजेंट होता है। ब्राउन फैट फाउंड, ब्राउन फैट फाउंड इन द फर्स्ट वन नेप ऑफ द नेक, जो गर्दन का पिछला हिस्सा होता है उसके ऊपर भी क्या पाया जाता है? बच्चे के अंदर ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है। नेप ऑफ द नेक, नेप ऑफ द नेक। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए तो कहां? शोल्डर के ऊपर। कहां भाई? शोल्डर। थर्ड वन एक्जिला, एंड लास्ट वन और कहां पर मिल सकता है? ग्रोइन एरिया एंड ग्रोइन एरिया। ग्रोइन एरिया कहां प्रेजेंट होता है? जहां पर बच्चे की या अपनी दोनों की दोनों लेग्स अटैच होती हैं, उसी एरिया को क्या बोला जाता है? ग्रोइन एरिया। बच्चे के ग्रोइन एरिया पे भी प्रेजेंट होता है ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यदि बेबी के अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो कैसे कैसे हीट का प्रोडक्शन होगा? हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न बेबी। हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न बेबी। यदि कौन सी कंडीशन है? हाइपोथर्मिया की कंडीशन प्रेजेंट है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले थर्मो रेगुलेटर एक्टिवेटर होंगे, जो थर्मो रेगुलेटर या थर्मो रिसेप्टर से एक्टिवेट द thermoreceptors which present subcutaneous tissue, spinal cord, and last one is the hypothalamus. क्या करना है? सबसे पहले एक्टिवेट करना थर्मो रिसेप्टर को, जो कि कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, स्पाइनल कॉर्ड में, और कहां? हाइपोथैलेमस के अंदर है। तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। कौन होगा? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होने के बाद स्टिमुलेट करेगा या एक्ट करेगा किसके ऊपर है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर है। एक्ट ऑन सिंपैथेटिक नर्वस
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने के बाद जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वह एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर है। एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके टू पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एड्रिनल मेडुला, सेकेंड वन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी कौन से पार्ट के ऊपर है? एड्रिनल मेडुला के ऊपर है। एक्ट करेगा कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और एक्ट करने के बाद क्या करवाएगा? इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ या इंक्रीज द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ऐसा होने से क्या होगा? इंक्रीज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा? जो सिक्रीशन है या रिलीज है वो बढ़ जाएगा किसका? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का। तो इससे क्या होगा? जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट को, कौन से टाइप के फैट को? ब्राउन फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर breakdown of brown fat। यदि क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा ब्राउन फैट का तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ हीट या कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? थर्मोजेनेसिस। देन प्रोडक्शन ऑफ हीट। सबसे पहले क्या हुआ? यदि बेबी के अंदर कौन सी कंडीशन है? हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो क्या होंगे? एक्टिवेट होगा थर्मो रिसेप्टर्स या थर्मो एसेप्टर्स। कहाँ से प्रेजेंट होते हैं? जो कि प्रेजेंट होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे, स्पाइनल सबक्यूटेनियस टिश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड और हाइपोथैलेमस पे। उसके बाद क्या होगा? कौन सा थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होने के बाद या एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने के बाद एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन एड्रिनल मेडुला एंड सेकंड वन एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल ग्लैंड के भी एड्रिनल मेडुला के ऊपर एक्ट करने के बाद रिलीज करवाएगा इंक्रीज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जो इंक्रीज रिलीज करवाएगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की संख्या को बढ़ा देगा। और ऐसा होने से क्या होगा? जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है वह रिस्पॉन्सिबल होते फैट का ब्रेकडाउन करने के लिए। और यदि फैट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? अपने आप ही थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस अक्कर होगी। और जब थर्मोजेनेसिस होगा तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन ऑफ हीट। यदि प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी तो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगी। कौन सी कंडीशन है? हाइपोथर्मिया की कंडीशन। किसके अंदर से? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर से। तो नेक्स्ट वन जान लेते हैं थर्मोलाइसिस।
थर्मो लाइसिस। थर्मोलाइसिस क्या होता है? लॉस ऑफ हीट। अपोजिट होता है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हीट। थर्मोजेनेसिस लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे क्या हो सकती है? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर से हीट का लॉस हो सकता है बाय द बॉडी थ्रू द स्किन। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा बच्चे के शरीर से हीट लॉस। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हो सकता है? तो फर्स्ट वन रेडिएशन, सेकंड वन इज द कंडक्शन, थर्ड वन इज द कन्वेक्शन एंड लास्ट वन इज द इवेपोराइजेशन है। तो स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कौन सा मेथड से सबसे ज्यादा लॉस होगा हीट का, कौन से कम होगा, कौन से मेथड से कैसे होगा। तो डीपली जानेंगे। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कौन कौन से मेथड। 4 टाइप्स ऑफ मेथड विच विल बी लॉस द हीट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन। फर्स्ट वन रेडिएशन मेथड। रेडिएशन के द्वारा 60% कितना लॉस होता है हीट का? 60% लॉस ऑफ हीट। मैक्सिमम हीट लॉस थ्रू द स्किन बाय द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम रेडिएशन मेथड। क्या होगा? हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, हीट लॉस, हीट लॉस from the body without any contact of cool object। क्या होगा? बेबी का किसी भी कूल ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं होगा। अगर ऐसा ना होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? बेबी के शरीर से हीट का लॉस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को क्या बोलेंगे? रेडिएशन मेथड। कौन सा मेथड? रेडिएशन मेथड। यदि मैनेजमेंट की बात कर ली जाए, रेडिएशन मेथड से हीट के लॉस को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो अपन को क्या मैनेजमेंट परफॉर्म करनी है? मैनेजमेंट कीप द बेबी अवे फ्रॉम द outside wall and cool object। क्या करना है? अपन को क्या करवाना है? हीट के लॉस से प्रिवेंट करना है न्यूबॉर्न बेबी को रेडिएशन मेथड से। तो क्या करेंगे? बेबी को दूर रखेंगे आउटसाइड वॉल से और किससे? कूल ऑब्जेक्ट से। लाइक एज अपन बात कर सकते हैं एसी या रेडिएंट वार्मर। एसी या रेडिएंट वार्मर। एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए, एसी एंड रेडिएंट वार्मर। सेकेंड वन जान लेते हैं कौन सा मेथड होगा जिससे हीट लॉस होगी? कंडक्शन मेथड। सेकेंड वन इज द कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा बॉडी से कितना लॉस होता है? 2 to 3%। मिनिमम लॉस ऑफ हीट थ्रू द बॉडी फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन बाय कंडक्शन मेथड ओनली 2 to 3%। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी with the contact of
with the contact of cool object। क्या हुआ है, जो रेडिएशन था, रेडिएशन के अंदर बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं था किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, फिर भी क्या हो रहा था, हीट का लॉस हो रहा था। बट कंडक्शन मेथड के अंदर क्या होगा, बेबी का कांटेक्ट होगा किसी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या होगा, हीट का लॉस होगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। लाइक यदि अपन बात कर ली जाए मैनेजमेंट की कंडक्शन मेथड से, यदि हीट का लॉस हो रहा है और इसके मैनेजमेंट की अपन बात करके चलें तो क्या करना है, परफॉर्म all the activities and treatment of newborn baby on warm bedded surface, क्या करना है, आप उनको मैनेजमेंट करनी है, प्रिवेंशन करना है, हीट लॉस से प्रिवेंट करना है न्यूबॉर्न बेबी को। तो क्या करना है, आप उनको जो भी एक्टिविटीज होंगी न्यूबॉर्न बेबी की या कोई भी ट्रीटमेंट आप उनको परफॉर्म करना है, तो क्या करना है, बेबी को हमेशा वार्म बेडेड सरफेस के ऊपर ही प्लेस करके रखना है, वहीं पर सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके चलना है। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं कन्वेक्शन मेथड। Third one is the convection। कन्वेक्शन के द्वारा टोटल 15% लॉस होता है हीट का। कितना परसेंटेज, 15% ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन बाय द न्यूबॉर्न बेबी। तो जान लेते हैं कन्वेक्शन के अंदर कैसे कैसे हीट का लॉस हो सकता है। हीट लॉस from the body by circulating air, heat loss from the body by circulating air। जिसके द्वारा हीट का लॉस हो सकता है, कन्वेक्शन मेथड के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा हीट का लॉस हो सकता है बेबी की बॉडी के अंदर से। यदि मैनेजमेंट की बात कर ली जाए तो क्या करना है, क्लोज द ऑल विंडोज एंड डोर्स ऑफ द रूम के जितने भी विंडोज हैं या डोर्स हैं, दरवाजे हैं या खिड़कियां, हम सभी को क्या करके रखना है, बंद करके रखना है। तभी अपन क्या कर सकते हैं, बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं हीट लॉस होने से थ्रू द कन्वेक्शन मेथड। लास्ट वन इज द इवेपोरेशन। फोर्थ वन इवेपोरेशन के द्वारा टोटल 20% लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए बेबी थ्रू स्किन। कौन से मेथड की अपन बात कर रहे हैं, इवेपोरेशन। कितना, 22% हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी बाय द वेपराइजेशन। किसके द्वारा, पहले तो क्या होगी, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होने के बाद क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनने के बाद क्या होगा, हीट का लॉस होगा बेबी की बॉडी से। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी बाय वेपराइजेशन।
अगर अपन को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, प्रिवेंशन करना है, तो क्या करना होगा, ट्राई एंड क्लीन द बेबी एंड रैप इन द ब्लैंकेट। मैनेजमेंट की यदि बात कर ली जाए, ड्राई एंड क्लीन द बेबी एंड wrap in the blanket। और क्या करना है, ब्लैंकेट के अंदर रैप करके रखना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बेबी के अंदर से हीट लॉस होने से। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, सेकेंड वन क्या करना है, थर्ड वन क्या करके चलना है। तो बात किसकी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट वन, ड्राई द बेबी विद द हेल्प ऑफ कॉटन। क्या करना है, या तो क्लीन करना है बेबी को किससे, ड्राई कॉटन से। क्लीन द बेबी, clean the baby with the help of dry cotton। यदि सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली जाए तो क्या परफॉर्म करना है, रैप द baby in blanket। थर्ड वन यदि बात करके चलें तो थर्ड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्लेस द बेबी। तो फर्स्ट वन क्या कर सकते हैं, बेबी गिवन टू द मदर फॉर KMC। give the baby to mother for KMC provide। कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के लिए बेबी को किसको दे देते हैं, मदर को दे देते हैं। नेक्स्ट वन सेकंड वन यदि बात कर ली जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही, तो क्या करना है, पुट द बेबी इन द रेडिएंट वार्मर। किसके अंदर है, रेडिएंट वार्मर के अंदर बेबी को रख देना है। पुट द बेबी इन द रेडिएंट वार्मर। नेक्स्ट वन, अब यदि सबसे पहले एक बार जान लेते हैं दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले तो क्या करना है, बेबी को क्लीन करना है किसकी हेल्प से, ड्राई कॉटन की हेल्प से। सेकंड वन अपन ने फर्स्टली क्या कर लिया है, क्लीन कर लिया है बेबी को, तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बेबी को रैप कर लेना है किसी क्लॉथ के अंदर या ब्लैंकेट के अंदर है। नेक्स्ट वन थर्ड वन क्या होगी, प्लेस द बेबी। या तो बेबी को किसको दे देना है, मदर को दे देना है। किसके लिए, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के लिए, KMC प्रोवाइड करने के लिए। या क्या करना है, पुट द बेबी इन द रेडिएंट वार्मर। और बेबी को कहां रखना है, या तो रेडिएंट वार्मर के अंदर अपन रख सकते हैं। यह अपनी फोर्थ इमीडिएटली केयर कंप्लीट होती है। क्या थी फोर्थ इमीडिएटली केयर, क्लीन ड्राई एंड क्लीन द बेबी एंड रैप द बेबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं, फिफ्थ वन है इमीडिएट केयर इन न्यूबॉर्न बेबी, आइडेंटिफिकेशन बैंड। फिफ्थ वन इज आइडेंटिफिकेशन बैंड।
यदि बात कर ली जाए आइडेंटिफिकेशन बैंड के पर्पज की, तो क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ बेबी, जो बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसकी मिक्सिंग से प्रिवेंट करने के लिए ही अपन को क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड को न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अप्लाई करके चलना है। फर्स्टली अपन जान रहे हैं पर्पज। To prevent the mixing of newborn baby। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं कलर ऑफ आइडेंटिफिकेशन बैंड। यदि क्या है, कलर के बारे में जान लिया जाए, यदि मेल बेबी होगा तो कौन से कलर का बैंड उसके अंदर यूज करके चलेंगे, यदि क्या है फीमेल बेबी है तो उसके अंदर कौन से कलर का बैंड अपन यूज करते हैं। फर्स्ट वन है इन मेल बेबी। किसके अंदर, मेल बेबी के अंदर कौन से कलर का बैंड यूज होगा, ब्लू कलर। कौन से कलर का भाई, ब्लू कलर। ब्लू कलर बैंड विल बी यूज्ड इन द मेल बेबी। सेकेंड वन अपन बात कर ली जाए, यदि इन फीमेल बेबी, इन फीमेल बेबी पिंक कलर बैंड विल बी यूज्ड। कौन से कलर का बैंड, पिंक कलर बैंड। यदि बात कर ली जाए आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए जाते हैं, फर्स्ट वन इज द डेट ऑफ डिलीवरी। बेबी का सेक्स के बारे में डिटरमाइन किया जाता है, आईपीडी नंबर है और टाइम ऑफ डिलीवरी को मेंशन करके चलते हैं। यदि पॉइंट्स की बात कर ली जाए, कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं, फर्स्ट वन आईपीडी नंबर, सेकेंड वन यदि बात करके चले डेट ऑफ डिलीवरी, नेक्स्ट वन यदि बात करके चले टाइम ऑफ डिलीवरी एंड नेक्स्ट वन यदि बात करके चले सेक्स। क्या नोट करना है उसके अंदर है, बेबी का सेक्स कौन सा, जो न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर्ड हुआ है वह मेल है या फीमेल, इन सभी बातों को क्या करके रखना है, मेंशन करके चलना है। तो क्या है, फोर्थ वन इज द सेक्स ऑफ बेबी, सेक्स ऑफ ए बेबी। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए टू प्रिवेंट फ्रॉम लीगल इश्यूज, लीगल इश्यू से बचाने के लिए, बचने के लिए, कानूनी जांच से बचने के लिए अपन को क्या करना है, टू टेक द फुटप्रिंट्स ऑफ बेबी एंड थंब इंप्रेशन ऑफ द मदर, टू प्रिवेंट फ्रॉम लीगल issues, taken the footprints of baby and thumb impression of मदर। क्या जाना अपन ने, आइडेंटिफिकेशन बैंड के बारे में जाना। ये फिफ्थ नंबर की क्या है, इमीडिएट केयर जो कि प्रोवाइड करनी होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो सबसे पहले अपन ने जाना पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन बैंड। पर्पज की बात कर ली जाए, क्या पर्पज होगा, प्रिवेंट करना है मिक्सिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। क्या पता हॉस्पिटल के अंदर एक डेट के अंदर कितनी डिलीवरीज होती हैं, उन्हीं के अंदर बेबीज को मिक्सिंग होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन बैंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन ने जाना यदि क्या हुआ है मेल बेबी डिलीवर्ड हुआ है तो उसके अंदर कौन से कलर का बैंड यूज करके चलना है, ब्लू कलर का। कौन से कलर का, ब्लू कलर का। यदि क्या हुआ है फीमेल बेबी बोर्न हुआ है तो उसके अंदर पिंक कलर ऑफ बैंड विल बी यूज्ड। नेक्स्ट वन यदि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि मेंशन करने होते हैं किसके अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर, तो कौन कौन से आईपीडी नंबर मेंशन करना होता है, डेट ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्स ऑफ बेबी एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम द लीगल इश्यूज। कानूनी जांच से बचने के लिए क्या करना होता है, टू टेक द फुटप्रिंट्स ऑफ बेबी, जो बेबी है उसके पैर के निशान ले लेने हैं और साथ के साथ क्या करना है थंब इंप्रेशन ऑफ मदर है, और क्या करवा लेना है, थंब इंप्रेस करवा लेना किसका, बेबी की मदर का। तो ये अपनी 5th इमीडिएट केयर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वन अपन बात कर ली जाए प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन and eye medicine within 1 hour after birth। लास्ट वन इमीडिएट केयर है, प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन एंड आई मेडिसिन विद इन 1 hour ऑफ या आफ्टर बर्थ। बेबी का जन्म होने के 1 घंटे के अंदर ही क्या प्रोवाइड करना है, विटामिन के का इंजेक्शन प्रोवाइड करना है और साथ के साथ क्या करनी है, आई मेडिसिन का यूज करके चलना है। दोनों के बारे में डीपली जान लेते हैं। विटामिन के का इंजेक्शन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वे साथ के साथ आई मेडिसिन क्यों प्रोवाइड की जाती है। क्या होता है यदि डिलीवर्ड हुआ है हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, क्या हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, इन हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी in healthy newborn baby present sterile large intestine। क्या होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर्ड हुआ है उसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वह क्या होगी, स्टीराइल होगी, कंप्लीटली स्टीराइल होगी। उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा, नॉट प्रेजेंट द नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा इन द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हुआ है, स्टीराइल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर और जो होगी स्टीराइल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा होता है, वह एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन के को। नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा, नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा is the responsible for synthesis of vitamin K
किसके सिंथेसिस करने के लिए? विटामिन के का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या हुआ है? अब्सेंट है। कौन है? नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा, ड्यू टू द absence of normal bacteria flora